नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम सेब फ्लावर यानी कि कुसुम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है, इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन से क्लाइमेट में कौन सी सॉइल में इसकी खेती की जाती है, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, सीड रेट क्या ली जाती है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इरिगेशन कितनी इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, हार्वेस्टिंग व थ्रेसिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम इसकी यील्ड यानी कि उपज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम कार्थेमस टिक्टोरियम होता है। इसके बाद में हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी कंपोजिटिव फैमिली मानी जाती है। इसके बाद में क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। इसके बाद में हम इसके ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान माना जाता है। उसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में हम क्लाइमेट यानी कि जलवायु की बात करें तो यह नम व ठंडी जलवायु की फसल होती है। इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम सोइल की बात करें तो इसके लिए रेतीली मृदा की आवश्यकता होती है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ होनी चाहिए। और इसकी पीएच यानी कि मृदा का पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद में हम इसकी स्पीसीज की बात करें तो इसकी अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है। जैसे फूलों के कलर के आधार पर इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती है। पीले फूल वाली स्पीसीज, नारंगी फूल वाली स्पीसीज, नारंगी लाल फूलों वाली स्पीसीज। इसके बाद में कांटों के आधार पर भी इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती है। एक तो जिनमें कांटे पाए जाते हैं उन्हें कांटे युक्त स्पीसीज बोला जाता है, जिनमें तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद में जिनमें कांटे नहीं पाए जाते यानी कि कांटे रहित स्पीसीज। यह स्पीसीज फूलों व सब्जियों के लिए उगाई जाती है। इसके बाद में हम इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करें तो इसकी अलग अलग वेराइटी होती है जिनका अधिक उत्पादन होता है। जैसे इनकी वेराइटी की बात करें तो T65, T39, T56, मालवी 305 और JSF 99 इसकी प्रमुख वेराइटी है जो 140 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जिनकी उपज की बात करें तो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में हम इसके सीड की बात करें तो सीड हमेशा सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट थायरम, कैप्टोन आदि रसायनों से करना चाहिए। इसके बाद में हम सीड रेट की बात करें तो 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सोविंग टाइम की बात करें तो मतलब सेब फ्लावर को कौन से टाइम में उगाते हैं तो इसको अक्टूबर से नवंबर के मंथ में इसकी सोविंग की जाती है। और सोविंग मेथड की बात करें तो सीड ड्रिल की सहायता से इसको पंक्तियों में बोते हैं। इसके बाद में इरिगेशन की बात करें तो इसको 2 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इरिगेशन बोने के 30 दिन बाद में, सेकंड इरिगेशन 70 से 80 दिन बाद में करते हैं। इसके बाद में हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो फसल की कटाई 120 से 130 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पकने पर पौधों में पत्तियां व कैप्सूल पीला व सूखने लगता है। दाने सफेद व चमकीले होते हैं। ये लक्षण दिखने पर इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और कटाई का समय सुबह के टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम कटाई करेंगे तो इसके सीड झड़ेंगे नहीं और अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होगा। इसके बाद में उपज की बात करें यानी कि यील्ड की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। इसके बाद में डिजीज की बात करें तो इसमें विल्ट, ब्लाइट, रस्ट आदि डिजीज लगती है। और इंसेक्ट की बात करें तो एपिड जैसे इंसेक्ट लगते हैं। इसके बाद में हम इसके स्टोरेज की बात करें तो बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है ताकि इनमें नमी की परसेंटेज ज़्यादा हो तो वह कम हो जाए और आसानी से इसका स्टोरेज कर लिया जाए। इनका स्टोरेज 8 से 10% नमी की मात्रा इनके बीजों में हो उस टाइम पे इसकी स्टोरेज कर लिया जाता है। धन्यवाद।